हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर क्लास 11। वन ऑफ द जो टफेस्ट क्लास है, क्लास 11th के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है ना, वो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सबसे टफ है तुम्हारी क्लास की, यही तो सुना है बाकी की वीडियोस में। सिलेबस कैसे देखना है, ये सब बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखो। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ कि आप है ना अपने सीनियर या फिर आपके यहाँ घर पे या फिर किधर भी कोई भी है ना, कोई क्लास 12th में हो, तो उससे जाकर के पूछना कि भैया आपकी क्लास 11th कैसी थी। तो आपको उनमें से 90%, 10 में से 9 लोग ये कहेंगे कि हमारी क्लास 11th बर्बाद थी। अब देखो, ये जो बर्बाद है ये क्यों हुई, आपको ये क्लास 11th बर्बाद नहीं करनी है। इसीलिए तो मैं वीडियो बता रहा हूँ। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि भैया इतना कोई टफ नहीं। क्लास 11th वैसा ही है जैसे कि आप स्टडी करते हो, लेकिन ये खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्लास 10th से बोर्ड दे करके आते हैं, फिर उसके बाद में हमें एक लंबा गैप मिल जाता है, फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसलिए हमारी जो क्लास 11th है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसीलिए ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस, अब सिलेबस तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर आपको एक महीने तो ऐसा लगेगा कि यार क्लास 9th वाली तो चीज़ें हैं, आप कुछ कुछ जानते होंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप क्वेश्चन करोगे, आपसे क्वेश्चन भी होंगे। जैसे कि आप अगर कोचिंग में जाओगे तो आपसे डीपीपी सॉल्व होंगे, आपसे मॉड्यूल सॉल्व होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन जब आप मिड में आने लग जाओगे, जब वो चैप्टर अलग होने लग जाएंगे, बड़े बड़े चैप्टर होने लग जाएंगे, तो वहाँ पे आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाओ। तो सिलेबस तो चेंज होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन आपको इसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज करके आपको इसे चलना है। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे वो हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो ब्लंडर है या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि बच्चे पूछते हैं, वो पूछते हैं कोचिंग। अब हमें कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, क्या हमारी कोचिंग ज़रूरी होती है, ये सब बातें आपके दिमाग में रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भैया कोचिंग कहाँ पर है। कोचिंग का जो हब है कि जहाँ पर हर एक बच्चा या फिर हर एक एस्पिरेंट आकर के पढ़ना चाहता है, वो है कोटा। अब क्या कोटा आना ज़रूरी है? तो मेरा आंसर रहेगा कि नहीं। आप अपने घर पे रह करके भी सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हो। बहुत सारे आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा कि भाई मैं तो सेल्फ स्टडी करके किया था, करते स्टूडेंट। लेकिन अब देखो, कोटा ऐसा नहीं है कि आप कोटा होगे तो आपका सिलेक्शन होगा, कोटा होगे तो आपको रैंक मिलेगी, ऐसा नहीं है। कोटा आपको ये सब में से कुछ नहीं देता। कोटा एक बस एक अच्छी आपको कोचिंग देगा, अच्छी आपको टीचर्स प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन जो है आपको पढ़ना खुद से पड़े। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोटा नहीं आ रहे हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए? तो देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप है ना कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर। इसका आंसर ये कोई भी नहीं रहेगा कि आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जो आप करना चाहते हो वो आप करो, लेकिन आपको कोचिंग को ज्वाइन करना है। अब कोचिंग को ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपके पास में कोचिंग जो होती है ना, वो कम्प्लीटली एक ऑर्गेनाइज होती है। उसके अंदर एक टाइम रहता है कि भैया इतने 6 महीने हैं, 7 महीने, इसके अंदर इनका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। एज कम्पेयर टू जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। बहुत से केसेस के अंदर कई बार हम लोग आलस कर लेते हैं, क्लासेस हम लोग रेगुलर नहीं लेते। तो ये सब चीज़ें जो होती है सेल्फ स्टडी के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और कई बार हमें बैक भी कर देती है। ठीक है। तो एक कोचिंग आपको क्या देगा, पूरा पूरा एक शेड्यूल देगा और एक पूरा पूरा आपके पास में मैनेज रहेगा कि भैया इनका सिलेबस आपका हो जाएगा। उसी के साथ में आपको टेस्ट मिलेंगे, उसी के साथ में आपको डीपीपी मिलेगी, और जो टेस्ट रहेंगे वो आपका जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रहने वाले। तो कोचिंग के अंदर आपके पास में विन विन सिचुएशन ही रहने वाली है, तो आपको कोचिंग तो ज्वाइन करना ही चाहिए। अब जब मैं कोचिंग ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मेरी क्लास में भी थे, आप देखोगे, आप आगे जाओगे तो क्लास के अंदर 100 बच्चे होते हैं, उनमें से मैक्सिमम बस 4 से 5 बच्चे सवाल पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि हमें इसमें डाउट है। हमारे को क्या होता है कि जैसे कि मैं भी इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर के सामने नहीं बोला, मैं कभी क्लास में खड़े होकर के मैंने क्वेश्चन नहीं करा कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार इसको फिर से समझा दो। मैं सोचता था कि बाहर पूछ लूंगा, या फिर बाहर भी नहीं मिल पाता तो मैं सोचा था डाउट में पूछ लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट की होती है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट पे कर रहे हो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो वो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको फिर से उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और आप पूछ के देखो, आप एक बार पूछ के देखो, आपको टीचर मना नहीं करेगा। वो टीचर चाहता है कि बच्चे पूछे, आप देखना
कि जब क्लास में डिस्कशन होता था हमारे, तो बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर ने बोल दिया हो गया, तो वो बोलते थे हाँ हो गया, चाहे से उनसे वो क्वेश्चन हुआ ही ना हो। पास वाले से पूछ लेंगे, लेकिन वो टीचर से पूछने में डरते। तो आपको अपने अंदर की झिझक निकालनी होगी। 4-5 बार जब आप पूछोगे तो आप है ना ये हटा दोगे अपने अंदर की जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना, स्टूडेंट की बात में कर रहा हूँ, जो बात नहीं करते ज़्यादा, उनको डर लगता है भाई कोई हंसेगा ना, बस हंस जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है, लेकिन अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कोचिंग के अंदर अगर कोई भी डाउट आता है क्लास के अंदर, तो आपको हैंड रेस करके रिस्पेक्टफुली तरीके से आपको टीचर से पूछना है, जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आए। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपको बात किसी ने भी नहीं बताई होगी, तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है यार नोट्स को लेकर। अब देखो नोट्स जो है आप देखोगे अपनी क्लास में देखोगे या फिर अपने स्कूल के अंदर देखोगे, कुछ स्टूडेंट्स आएंगे अपनी रफ नोटबुक लाएंगे, उसके अंदर पहले लिखेंगे। मैं भी स्टार्टिंग में जब गया था ना क्लास 11th के अंदर, तो मैंने भी ये किया था। पहले एक मैं रफ कॉपी लेकर गया, फिर उसके अंदर मैंने लिखा, फिर मैं घर पे जाकर के लिखा। स्टार्टिंग के अंदर टाइम था, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिलेबस बढ़ा तो भाई टाइम ही नहीं था। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से अभी से ही जो आपकी नोटबुक है, देखो अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपकी नोटबुक है ना, यही आपकी रहेगी क्लास नोटबुक है। तो क्लास नोटबुक के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कोई भी रफ नोटबुक के अंदर करके फिर घर पे जाके फेयर में करोगे तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नोट्स को वही बताने जो कि आपको टीचर बता रहे, वो सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। और ब्लैक बोर्ड ब्लू पेन का यूज़ में लो, क्योंकि मैंने देखा था अपनी क्लास के अंदर जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं, उनके जो नोट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, अलग अलग तरीके के पेन होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। वो 10th में तो ज़रूर से होता था कि हमें वो कॉपी चेकिंग करवाने के नंबर मिलते थे, यहाँ पे कोई आपके नोट्स चेक नहीं करेगा। तो नोट्स आपको बनाने हैं, और उसी के साथ में आपको ऐसा नहीं करना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो रफ में कर रहे हो, फिर उसके बाद में उसको फेयर में करोगे अगर सही हुआ। नहीं, आपको है ना सिंपल सा अच्छे से खुले खुले लिखने। गलत क्वेश्चन करने वो भी वहीं पे ही करेंगे, सही करेंगे उसको भी वहाँ पे करेंगे। और जो हमारे गलत क्वेश्चन है ना, एक रेड पेन रखना, उसके अंदर मार्क कर देना कि भैया ये गलती थी, ताकि हम लोग नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो वहाँ से हमारी हेल्प। अब जब मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं या फिर कोई भी आप जैसे कि टेस्ट दोगे, तो टेस्ट से पहले आपको बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना होगा। अब अगर इसको सिलेबस को रिवाइज करने बैठोगे तो इतनी सारी नोटबुक होंगी, तो आप है ना इनका एक काम करो, अभी से स्टार्ट कर देना, रिवीजन नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। जैसे कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वही होते हैं बेसिकली। जैसे कि आप हर एक चैप्टर के रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, जैसे कि जब आपको रिवाइज करना होगा टेस्ट से पहले, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा। ये बताने के बाद भी आप में से 99% स्टूडेंट इस बात को फॉलो नहीं करोगे, रिवीजन नोट्स नहीं बनाने वाले, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये टॉपर स्टूडेंट ने फॉलो करी थी, ठीक है। इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब इसके बाद में ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जैसे आप क्लास 11 ज्वाइन कर लोगे, देन फिर इसके 1 महीने बाद में या फिर क्लास 11 के कभी भी रिजल्ट आएगा, और वो जो रिजल्ट है उसको अपने दिमाग पे मत चढ़ाना। क्योंकि देखो क्लास 11 कर रहे होंगे, स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी, क्वेश्चंस भी होंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे, तो वो आ जाएगा कि भाई क्लास 11 भी कर रहा हूँ, क्लास 10th का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये सर पर मत चढ़ने देना, क्योंकि अगर ये दिमाग में चढ़ गई, मैं बता रहा हूँ, अगर दिमाग के अंदर चढ़ गई तो भाई घमंड आ जाता है कि यार तेरे भाई ने तो 10th भी कर ली थी, अब तो 11th भी हो रही है, अब तक कर लेंगे भाई सब कुछ। फिर उसके बाद में आराम से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं हम लोग, अच्छे से स्टडी नहीं कर। बहुत सारे स्टूडेंट के पीछे यही गलती होती है, उनको क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो उनके दिमाग पर चढ़ने लगा। तो इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना। अगर कम आए तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो बोलना कि हाँ भाई पिछली बार भी मेहनत करी थी, तो इस बार भी मेहनत करके मैं ला सकता हूँ। अगर ये एटीट्यूड रहता है तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सब कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, वो है आपका रिवीजन का। आपको रिवीजन हर दिन करना है, हर दिन आपको रिवीजन करना है, चाहे से कुछ भी हो भाई। सोना कम कर देना, पर रिवीजन आपको करना जरूरी है। अब रिवीजन किस तरीके से करेंगे, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बता दूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर। जैसे कि मान लो कि ये मेरी नोटबुक है, अब इसके अंदर यहाँ तक 4-5 चैप्टर हो गई, इन यहाँ तक मेरे को पढ़ा दिया आज की क्लास। अब जब मैं क्लास में कल जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से मैं फर्स्ट पेज से रिवाइज करूंगा। बार बार आपको क्लास में जाने से पहले इसको रिवाइज करना है, जो टीचर ने पढ़ाया उसको तो रिवाइज करना ही करना है। अब ये करने से क्या होगा भैया, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करो, जब आप 5th के ऊपर जा रहे हो तो भी उसे रिवाइज करो, 6th के ऊपर जा रहे हो तो भी उसे रिवाइज करो,
तो मतलब कि फर्स्ट जो चैप्टर आपका कम से कम 6-7 बार रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से आप लास्ट के अंदर जब पहुंचोगे ना, लास्ट वाले चैप्टर के ऊपर 11-12 के ऊपर, तो आपका पूरा सिलेबस इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको रिविजन हर दिन करना है। जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको रिविजन करना ही करना है। 24 आवर्स के अंदर आप अच्छे से कर सकते हो। और एक जो टेक्निक है बहुत सारे मैं फॉलो करता था, तो मैं भी बताता हूँ, जिससे कि मुझे याद रहता था। वैसे तो मेरी स्टार्टिंग से आदत है कि मैं लिख करके याद करता था। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप रिवाइज करो ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, एक रफ नोटबुक अपनी साथ में रख लेना, उसके अंदर लिखते हुए जाना कि भैया ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख लिया। तो इससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला हम लोग कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं भूलने वाले। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। ये जो 2-4 चीज़ें बताई ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में एक जो लास्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो ये है कि टेस्ट को स्किप करना कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो अगले वाला टेस्ट दूंगा मैं। ये होता है बच्चों के साथ में कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं थे तो अगली बार मैं टेस्ट दूंगा। या फिर ये हो सकता है कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हो तो हमें डर लग रहा है। तो ये सब जो चीज़ें है ना, ये आपको एक तरीके से पीछे धकेल रही है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा को डर लगता था कि यार मेरा सिलेबस नहीं है तो क्या होगा टेस्ट के अंदर। मैंने 2-4 टेस्ट छोड़े थे। तो जब टेस्ट छोड़ता हूँ ना, तो मेरी वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जब टेस्ट दोगे ना, आपको पता लगेगा कि यार भाई मैं तो ऐसी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ जो कि आपकी निकलेंगी टेस्ट को लेकर के। एंड एक और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट भैया लास्ट के अंदर ही रखा है मैंने, ये है कि होमवर्क को कभी भी अपना स्किप मत करना। बैकलॉग बन जाएगी नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि आप स्टार्टिंग के अंदर आज क्लास हुई, आपका होमवर्क नहीं, आपने बोला कि यार दोस्त की शादी थी, अरे दोस्त की क्या, किसी की भी शादी थी, दोस्त के साथ में चलेगी, जो भी रीजन था, उस वजह से अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, टीचर ने आपको 20 क्वेश्चन दिए। अब टीचर को ये थोड़ी पता है कि भाई तू शादी में गया था या फिर तू अपने दोस्त के साथ गया था। टीचर तो अगले दिन फिर से क्वेश्चन देगा, फिर वो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे, फिर वो बनाएगा बैकलॉग। और जब बैकलॉग बन जाएगी ना, तो उससे लगेगा बहुत ही ज्यादा डर। तो इसीलिए ना अपना होमवर्क कभी भी मिस मत करना पूरी क्लास 11th के अंदर। और जो भी आपको क्लास 11th में टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना। क्लास 11th इतनी ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रॉपर मैनेज करना है इसको, ठीक है। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्लास 11th में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है।